गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज की क्लास। और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे दूं। तो नेक्स्ट क्लास का आपका जो होमवर्क रहेगा, सबसे पहले सभी बच्चे होमवर्क लिख लें नेक्स्ट क्लास का। आपका नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट रहेगा नंबर 1, रिवाइज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हैंड आउट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आपको इन दोनों हैंडआउट को रिवाइज करना है, ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, रिवीजन करने के बाद बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 1 टू 10 प्रॉब्लम, ठीक है। उसी के साथ आपका तीसरा होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी रीड करने के लिए। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं कहा, लेकिन यहां कह रहा हूं, यहां हो सके तो एक बार पढ़ जरूर लेना। और खास करके उन शब्दों को, उन पॉइंट्स को, उन बातों को बहुत ध्यान देना जिन्हें आप पहली बार पढ़ रहे हो या कुछ नया पढ़ रहे हो या कुछ समझ में नहीं आया, उसे प्लीज डिस्कस करना। मतलब ऐसा नहीं पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ लिया है ना, एनसीईआरटी पढ़ना है और उन पॉइंट्स को खोजना है। अगर कुछ नया मिलता है, कुछ सोचने वाले कुछ थॉट पॉइंट मिलते हैं, राइट। एनसीईआरटी पढ़ेंगे फर्स्ट 5 पेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब 152, 156, 157 तक कुछ आता है, आप देख लेना। उसी के साथ नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा रिवीजन से। आपको रिवीजन करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, केमिकल इक्विलिब्रियम का और आयोनिक का। ये तीनों आपको रिवीजन करने हैं। 1.5 आवर का रिवीजन आपका होना चाहिए, मतलब ये होमवर्क और साथ में 1.5 आवर का रिवीजन का काम है, राइट। ये जो आप रिवीजन करेंगे, आप चाहे तो शॉर्ट नोट से कर लें या चाहे तो आप हैंडआउट से कर लें, लेकिन 1.5 घंटे ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, राइट। तो आप बाकी सारा टाइम मैनेज कर लें। ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने कल की क्लास को रिवाइज किया था। कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम, सराउंडिंग और कुछ नए नए टर्म्स के बारे में। मैंने कहा जो सिस्टम होता है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक सिस्टम का अपना स्टेट होता है और स्टेट को बदलने के लिए हमें प्रोसेस करना होता है। कल की क्लास में अपन प्रोसेस की ही बात कर रहे थे। अपन ने समझा आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक का मतलब क्या है। जब आपको मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बता रहा था तो वहीं पे कंसेप्ट एक हीट का आया, तो मैंने आपको हीट के बारे में भी समझाया। हीट सिस्टम का नहीं, सराउंडिंग का नहीं, किसी प्रोसेस का होता है। जब तक प्रोसेस होता है तब तक हीट होता है, और जैसे ही प्रोसेस खत्म वैसे ही हीट खत्म। जितनी भी प्रोसेस हम कर रहे थे, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, ये सभी प्रोसेस बच्चों दो तरीके से हो सकती हैं। एक तरीका है रिवर्सिबल और दूसरा तरीका है इरिवर्सिबल। मैं मानते हुए चल रहा हूं, मैंने अभी आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में कुछ नहीं बताया है। एक बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो बहुत छोटे छोटे स्टेप में कराई जाती हैं। लिसन केयरफुली। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो बहुत छोटे छोटे स्टेप में कराई जाती हैं, इन वेरी वेरी स्मॉल स्टेप। इतने छोटे स्टेप में कराई जाती हैं कि एनर्जी लॉस इन ईच स्टेप, एनर्जी लॉस इन ईच स्टेप विल बी नेग्लिजिबल, एनर्जी लॉस इन ईच स्टेप विल बी नेग्लिजिबल। जब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आप किसी प्रोसेस को कराते हो कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो, और एंड इफ डायरेक्शन रिवर्स, अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, इफ डायरेक्शन रिवर्स, then system then system reaches to its initial position। सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। मैंने शायद आपसे लास्ट क्लास में पेन गिरने का एग्जांपल लिया हो। मैं मान के चल रहा हूं, मैंने भी कोई बात नहीं करी, आप भी ऐसे सुनना। मैंने कुछ बैचेस डिस्कस कर लिया था, मुझे याद नहीं आपके बैच में हुआ था नहीं हुआ था, तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं अभी कोई बात नहीं।
अगर किसी प्रोसेस को हम इतने छोटे स्टेप में कराते हैं कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो, और अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, अगर कभी ऐसा होता है तो हम कहते हैं बच्चों वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। मतलब अगर मुझे इमेजिन करिए कि हमारे पास ये जो आपको पेन दिख रहा है, मुझे इस पेन को ड्रॉप करना है। इस पेन की अभी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अगर मैंने इस पेन को ड्रॉप कर दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी खुद से घट जाएगी। हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। एक बार में यू ड्रॉप कर दिया तो पेन ऊपर से नीचे आया। जैसे ही पेन ऊपर से नीचे आया तो कुछ साउंड एनर्जी के रूप में, जैसे पेन गिरेगा तो कुछ एनर्जी के रूप में लॉस होगा। हो सकता है जब पेन आ रहा हो नीचे तो वो हवा के मॉलिक्यूल से टकराया हो, कुछ फ्रिक्शन के रूप में लॉस हुआ हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। इस प्रकार से इस पेन को गिरा देना, एक झटके में एक स्टेप में करा देना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर मुझे इसी पेन को गिराना है और इसे मुझे इतने छोटे छोटे स्टेप में गिराना है कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो, ये कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए ये पेन है, मैं इस पेन को ड्रॉप कर रहा हूं बच्चों, हल्का सा नीचे आया, हल्का सा नीचे आया, मतलब ये पेन पहले यहां कहीं था, उससे हल्का सा नीचे आया, मतलब जो लॉस हुआ वो ना के बराबर हुआ, जो एनर्जी का लॉस होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा या ना के बराबर होगा। किसी भी प्रोसेस को जितने छोटे स्टेप्स में करा सकते हैं वो उतना ज्यादा रिवर्सिबल के करीब होगा। इसे बोलते हैं इनफिनाइटसिमली स्मॉल स्टेप। इनफिनाइटसिमली स्मॉल स्टेप मतलब इतने 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 छोटे हैं कि इनफाइनाइट स्टेप हो गए। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करना चाहता हूं तो मैं इतने 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 छोटे स्टेप में कराऊं कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो। मतलब अगर मैं इस पेन को यहां से गिरा रहा हूं, बच्चों देखो पेन गिर रहा है, बच्चों देखो पेन गिर रहा है, पेन गिराते गिराते आज की क्लास खत्म हो गई, आप कल आए, मैं तब भी ऐसे पेन गिरा रहा था। आप कल की क्लास भी खत्म हो गई, ये पूरा साल खत्म हो गया, मैं तब भी पेन ऐसे गिरा रहा था। आप डॉक्टर बन गए, मेडिकल कॉलेज पहुंच के डॉक्टर बन के पास हो गए, मैं तब भी पेन ऐसे गिरा रहा था। आप डॉक्टर बन गए, सक्सेसफुल बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, मैं तब भी पेन ऐसे गिरा रहा था। अगले 50-60 साल बीत गए, मैं तब भी पेन ऐसे गिरा रहा था। इस प्रकार से पेन का जो गिराने का प्रोसेस है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं किसी भी स्टेप में इस डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं, मतलब अगर पेन हल्का सा नीचे आया, मैं इसे हल्का सा ऊपर कर देता हूं, तो जो एनर्जी का लॉस हुआ था उतना ही गेन हुआ, ना लॉस हुआ था ना गेन हुआ था। अपन कहते हैं सिस्टम एग्जैक्टली अपने इनिशियल कंडीशन पे पहुंच गया। अगर किसी प्रोसेस को आप इतने छोटे छोटे स्टेप में परफॉर्म कराते हैं तो हम कहते हैं वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है छोटे स्टेप में परफॉर्म होना, और अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट आना। इसी चीज को ऐसे समझते हैं बच्चों, मान लीजिए हमारे सामने एक पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पे कुछ सैंड, यहाँ पे कुछ रेत रखी हुई है। ये पिस्टन है, ऊपर सैंड रखी हुई है, सुनिएगा ध्यान से। इस सैंड के आने से ये जो पिस्टन है ना तो नीचे जा रहा ना तो ऊपर आ रहा। बच्चों दुनिया में जब भी कोई प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, तो हमेशा दो फोर्स लगते हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है अपोजिंग फोर्स। डीएफ बोले तो ड्राइविंग फोर्स, ओएफ बोले तो अपोजिंग फोर्स। कभी भी कोई प्रोसेस होगा, एक होता है जो उसे कराना चाहता है और एक होता है जो उसे रोकना चाहता है। जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करना एक प्रोसेस है। कोई ऐसा फोर्स है जो आपको मजबूर कर रहा है, बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़, आपको ड्राइव कर रहा है। लेकिन वहीं पे साथ में एक अपोजिंग फोर्स भी होता है जो अपोज करता है, बेटा सो जा सो जा सो जा। मतलब इमेजिन करें, एक मेरा फोर्स है जो आपसे कह रहा बेटा पढ़, और वहीं पे एक दूसरा फोर्स है आपकी नींद जो कह रहा बेटा सो जा। एक ड्राइविंग फोर्स है बेटा पढ़ पढ़ पढ़, एक अपोजिंग फोर्स है बेटा सो सो सो। जब जो फोर्स ज्यादा हो जाता है प्रोसेस उसी डायरेक्शन में हो जाता है। अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा हो गया तो आप पढ़ जाओगे, अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो गया तो आप सो जाओगे। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स होता है, जब पढ़ाने वाला और नींद दोनों बराबर हो जाता है, बच्चा ऐसा हो जाता है। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर है, बच्चा बिल्कुल स्क्रीन पे देख तो रहा है, उसके नजरी तो आंखें तो खुली है लेकिन ध्यान कहीं और है। इसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इक्वल हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल काइनेटिक्स ने कहा था जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है जब ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। बच्चों आज हमारे सामने मान लीजिए पिस्टन है,
पिस्टन के अंदर का प्रेशर P इंटरनल है, पिस्टन के बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है। अगर मुझे इसका एक्सपांशन कराना है, अगर मुझे इसका एक्सपांशन कराना है, आप सभी जानते हैं एक्सपांशन के लिए मुझे इसका वॉल्यूम बढ़ाना है। एक्सपांशन कराना है तो पिस्टन को ऊपर जाना है, पिस्टन को ऊपर जाना है तो एक फोर्स अंदर है, एक फोर्स बाहर है। नीचे वाला प्रेशर कह रहा भाई तू ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, और जो एक्सटर्नल प्रेशर कह रहा भाई तू नीचे जा नीचे जा नीचे जा। आज इस वक्त जब यहाँ पे ये रेत रखी हुई है, ये सैंड रखी हुई है, इस मोमेंट पे P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल है। इस मोमेंट पे पिस्टन ना तो नीचे आ रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, मतलब इंटरनल प्रेशर बराबर एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब पिस्टन ना तो नीचे ना तो ऊपर है। लेकिन हमें पता है कि अगर एक्सपांशन कराना है, अगर प्रोसेस कराना है, तो ड्राइविंग फोर्स को अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होना पड़ेगा। ड्राइव कौन कर रहा, कौन उसे ऊपर ले जा रहा? सर P इंटरनल को P एक्सटर्नल से ज्यादा होना पड़ेगा। क्लियर? जब P इंटरनल P एक्सटर्नल ज्यादा होगा तभी तो ये ऊपर जाएगा, कंफर्म बात है। लेकिन ऊपर रेत रखी है, इस पिस्टन को ऊपर उठाने के दो तरीके हैं। या मैं सारी रेत झटके से गिरा दूं, सारी रेत झटके से गिराऊंगा तो पिस्टन झटके से ऊपर जाएगा। जब ये झटके से ऊपर जाएगा वो रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल कहलाएगा, जैसे पेन झटके से नीचे आएगा। लेकिन अगर मैंने इसी रखी हुई रेत को ऐसे ना हटा के ऐसे हटाया होता, वन बाय वन करके एक एक रेत के पार्टिकल को हटाया होता, इमेजिन करो इसके ऊपर रेत रखी है। ये वो सिचुएशन है जब P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल है। ये वो सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन। ये वो सिचुएशन है इनिशियली, ये वो सिचुएशन है, बच्चे सुनिएगा, ये वो सिचुएशन है जब P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल है। ये वो सिचुएशन है जब ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स है। ये वो सिचुएशन है, ना तो कंप्रेशन हो रहा ना तो एक्सप्रेशन हो रहा। बच्चों यही तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। बिल्कुल सही बात। आपने एक रेत को हटाया, जैसे ही एक रेत को हटाया, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था P एक्सटर्नल, बच्चों ये जो P एक्सटर्नल है ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है, ये रेत लगा रहा है। ऐसा बोलो सर, रेत और एटमॉस्फेयर दोनों मिलके लगा रहा है। बच्चे ये ना समझना यहाँ पे P एक्सटर्नल का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस है। यहाँ पे ये रेत ने लगा रखा है, उसे दबाया है। इमेजिन करो पिस्टन को आपने अपने हाथ से दबाया है, तो आपके हाथ का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साथ में लग रहा है ना यार। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जैसे ही आपने एक रेत को हटाया तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है हल्का सा कम होगा। कितना कम होगा? हल्का सा कम। ये जो हल्का होता है उसे हम लोग अपनी मैथ की भाषा में, अपनी फिजिक्स की भाषा में कहते हैं P एक्सटर्नल माइनस dP। ये मैथमेटिक्स का दिया है स्मॉल डी। एक्सटर्नल प्रेशर था, उसमें हल्का सा प्रेशर कम हुआ क्योंकि आपने एक रेत का पार्टिकल हटाया। जैसे प्रेशर हल्का सा कम होगा वैसे एक्सपांशन हल्का सा होगा, लेकिन फिर भी P एक्सटर्नल माइनस dP लगभग P इंटरनल के बराबर होगा। बच्चों जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बहुत छोटे छोटे स्टेप में होता है, ताकि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो। एक रेत का पार्टिकल आपने हटाया, P एक्सटर्नल हल्का सा कम हुआ, हल्का सा एक्सपांशन हुआ, लेकिन जब आप मैथ की भाषा में बात करोगे तो क्या कहोगे? सर P एक्सटर्नल माइनस dP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P इंटरनल। ऐसा नहीं लग रहा सर ड्राइविंग फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। ऐसा नहीं लग रहा सर इट इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं लग रहा जब पेन को थोड़ा थोड़ा गिरा रहे हैं तो पेन रुका रुका ही नजर आ रहा, लग ही नहीं रहा गिर रहा। अरे अगर मैं इस पेन को 50 साल तक गिराऊंगा, अगर मैं इस पेन को 60 साल तक गिराऊंगा तो आपको गिरता हुआ नजर आएगा। मैं कितने छोटे स्टेप में कराऊं, इमेजिन करो कि 60 साल तक यहां गिराऊं, मतलब आपको हर मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि चीजें रुकी रुकी सी हैं, आपको लगेगा सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है। इसीलिए कहा जाता है जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम में होता है। एट ईच स्टेप इट इज एट इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल प्रोसेस जो इनफाइनाइट स्टेप में होता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है उसमें हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम होता है। इसे खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, क्योंकि इसे खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है हम कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं, ये आइडियल प्रोसेस है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। मुझे अगर पेन को गिराना है, मैं 60 साल तक पेन ही नहीं गिराता रहूंगा और कोई काम नहीं किया। आइडियल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिकली आप नहीं कह सकते हो साहब ये रिवर्सिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो एक आइडियल प्रोसेस होती है। सर जब आइडियल है, जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसका कंसेप्ट क्यों दिया जाता है? इसका कंसेप्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस मिनिमम होता है।
जब लॉस मिनिमम होता है तो ये जानना, ये समझना हमारे लिए जरूरी है आखिर टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई हुई। मतलब जब भी कभी रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन होता है एक्सपांशन का, ये कैसे होता है मैं आगे आपको प्रूफ करके बताऊंगा। अभी आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, जो एक्सपांशन वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस मिनिमम होता है, एनर्जी का लॉस सबसे कम होता है, इसीलिए यहां पे वर्क डन मैक्सिमम होता है। यार हमारे आसपास रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। जब प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, हमारे आसपास इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो हम समझना चाहते हैं कि आखिर एक्चुअल में मैक्सिमम कितनी एनर्जी पॉसिबल है। इसे ऐसे समझते हैं सरल भाषा में, कल को किसी सिस्टम में आपको एनर्जी देनी है, तो एनर्जी देने लेने का दो ही रास्ता है, या तो हीट है या तो वर्क है। कल को आपने वर्क करके एनर्जी दी 50 जूल, लेकिन आपको पता है कि जितना मैं दे रहा हूं उतना पहुंचेगा नहीं। लेकिन अगर कभी किसी ने पूछा कि जितना दे रहे हो उतने के बराबर लगभग पहुंचाना है, तो बताओ किस तरीके से एनर्जी दोगे? सर तब हम उसे रिवर्सिबल तरीके से देंगे। थर्मोडायनेमिक्स कहता है जब कभी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो बहुत बहुत छोटे स्टेप में होता है, हर स्टेप में एनर्जी का लॉस मिनिमम होता है, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के लगभग बराबर होता है, ये एक आइडियल प्रोसेस होता है। और क्योंकि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर होता है, हर स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है, हर स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है, इसीलिए इसे क्वाड्रिस्टैटिक कहते हैं। सब कुछ थमा थमा सा नजर आता है, सब कुछ रुका रुका सा नजर आता है, लगता ही नहीं कुछ हो रहा। यही इक्विलिब्रियम है, यही रिवर्सिबल प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स का। जो थर्मोडायनेमिक्स का रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसका सरल सा मतलब है बहुत छोटे स्टेप में कराना, और अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दे अपने प्रीवियस सिचुएशन में लौट के आना। मतलब अगर हम रेत को गिरा रहे हैं तो इतने छोटे छोटे स्टेप में गिराएं, धीरे धीरे करके गिराएं कि 3-4 साल में सारा रेत हटाए, अभी इसका एक्सपांशन हो जाएगा। इमेजिन करो आपने 4 साल में एक्सपांशन कराया है, वो एक्सपांशन रिवर्सिबल है। लेकिन वहीं पे हमारे सामने एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसका नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है बच्चों, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है बच्चों, वो इनफाइनाइट स्टेप में नहीं होती है। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होती है। अक्सर जनरली हम लोग जब अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो जनरली वहां पे 1 स्टेप होगा, कभी कभी 2, कभी कभी 3 होगा, और अपने सिलेबस में 1 स्टेप है। कहने का मतलब है हमारे सामने ये जो पिस्टन था बच्चों, इसी पिस्टन के ऊपर जो रेत रखी थी, मेरी बात को सुनिएगा, इस पिस्टन के ऊपर जो सैंड रखी थी, जब सैंड को आपने एक एक करके हटाया वो रिवर्सिबल था। अगर सैंड को आप एक झटके से हटा दो, मतलब इमेजिन करो यहां का प्रेशर पी इंटरनल है, यहां का प्रेशर पी एक्सटर्नल है, आपने एक झटके में सारी की सारी रेत हटा दी, इसका एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन तब तक होगा जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर नहीं होगा। अंदर का प्रेशर पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल का यहां मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सैंड का प्रेशर, दोनों मिला के पी एक्सटर्नल हो रहे हैं। पी इंटरनल जो कि पी एक्सटर्नल से ज्यादा है, इनिशियल सिचुएशन पे, इनिशियल सिचुएशन पे ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स है, तभी पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा ना तो नीचे आ रहा। लेकिन झटके से जैसे ही आपने सारा सैंड हटा दिया, जैसे ही आपने सारा सैंड हटा दिया, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा था, एक्सपांशन हो गया, और जैसे ही एक्सपांशन हुआ पिस्टन यहां पहुंच गया। ये पिस्टन यहां जैसे ही पहुंचा, पिस्टन यहां जैसे ही पहुंचा, हमने कहा साहब एक्सपांशन हो गया एक बार, लेकिन ये तब तक हुआ जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर नहीं हुआ। एक बच्चा मुझसे कहता है सर जब सारी रेत हटा दी तो बाहर का प्रेशर कहां बचा? बेटा जब सारी रेत हटा दी तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा, तो तब तक एक्सपांशन होगा जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, और जैसे ही होगा फिर सब कुछ थम सा जाएगा। ऐसा लगता है एक बार इनिशियल जब पोजीशन थी तब ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग था, एक बार जब फाइनल पोजीशन थी तब ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स था। इसीलिए कहा जाता है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है वो दो ही सिचुएशन पे होता है, एक इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है। मतलब आपने उसे जितने स्टेप में कराया उतने स्टेप का इनिशियल और फाइनल, हमने एक स्टेप में कराया तो एक स्टेप का इनिशियल और फाइनल। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो इनफाइनाइट स्टेप में नहीं फाइनाइट स्टेप में होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें इक्विलिब्रियम हर वक्त नहीं, केवल शुरुआत और फाइनल में होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें एनर्जी का लॉस होता है,
जब आपने पिस्टन को एक झटके से ऊपर फेंका तो कुछ साउंड के रूप में एनर्जी लॉस हुई होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन में लॉस हुई होगी, कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, गारंटी है लॉस हुआ होगा। हाँ, आपके सवाल आना जा सर जब ये एनर्जी का लॉस होता है तो कहां जाता है, कैसे होता है? बेटा अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब कुछ आएगा, मैं सारी बातें फिर याद दिलाऊंगा। अभी हम शब्दों का मतलब सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं रिवर्सिबल है क्या, अभी हम सीख रहे हैं इरिवर्सिबल है क्या। जब कभी प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है। आपको मैं बता दूं, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होता है। सर ऐसे कैसे? पहली बार जब रेत रखी थी, पूरी बात को ध्यान से सुनना, पहली बार जब रेत रखी थी, इमेजिन कर लेते हैं, अंदर का प्रेशर था 5 एटीएम पी इंटरनल और बाहर का प्रेशर था 5 एटीएम, मतलब इसमें 1 एटीएम एटमॉस्फेयर का है और 4 एटीएम रेत का है। जैसे ही आपने सारी रेत को हटा दिया, सारी रेत को जैसे ही हटाया, अब बाहर का प्रेशर हो गया 1 एटीएम, लेकिन बच्चे अंदर का प्रेशर तो 5 एटीएम ही है ना। मतलब आप कह सकते हैं क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज इंटरनल फोर्स, इंटरनल जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज इंटरनल प्रेशर, वो अपोजिंग फोर्स दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए ये प्रोसेस तुरंत होता है, फास्ट होता है, जल्दी होता है, कम स्टेप में होता है। क्लियर? जैसे ही अपन ने सारी रेत को हटाया बच्चों, ये प्रोसेस का एक्सपांशन हो गया, सिस्टम अपने इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में पहुंच गया। ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, हाँ आप मुझसे लड़ सकते हो, सर आपको थोड़ी पता दूसरी गैलेक्सी में क्या हो रहा, आप हमसे लड़ सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के भाषा में हम यही कहेंगे, all natural processes, all natural processes are irreversible processes। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर कोयले का बनना, हीरे का बनना, माउंटेन का बनना तो बहुत बहुत स्लो है, सर न जाने कितने हजार सालों में बना है। आप 50-60 साल की बात करते थे, सर वो तो हजार मिलियन सालों में बना है, क्या वो रिवर्सिबल नहीं है? बेटा धीरे बनने का मतलब रिवर्सिबल नहीं होता, जो बहुत बहुत धीरे हुआ वो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब है धीरे होना, साथ में अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। माउंटेन का फॉर्मेशन बहुत धीरे हुआ, कोल का फॉर्मेशन बहुत धीरे हुआ, डायमंड का फॉर्मेशन बहुत धीरे हुआ, लेकिन आप अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो जहां से कहानी शुरू हुई थी, कहानी वहां नहीं पहुंचने वाली। सर आखिर ऐसा क्यों होता है? थर्मोडायनेमिक्स में जवाब है, और जब मैं एंट्रोपी पढ़ाऊंगा मैं इसका जवाब दूंगा, आप देखना। आज मैं आपसे यह कह रहा हूं, आपसे एक सवाल पूछ सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है कि नेचुरल प्रोसेसेस तो बहुत धीरे होती हैं कुछ, फिर वो रिवर्सिबल क्यों नहीं? अरे मैंने कब कहा धीरे होने वाला रिवर्सिबल है? मैंने तो कहा जो धीरे होता है और अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए अपने इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाता है, वो रिवर्सिबल होता है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इवन दो दे कैन बी वेरी वेरी स्लो। एक बच्चा चैट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछा है, सर रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम क्यों होता है? बेटा मैंने कहा अभी याद कर लो, जब मैं वर्क बताऊंगा तो वहां बताऊंगा। साहिल आपसे बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने एक फैक्ट बताया, उसे फील ऐसे कर सकते हो, रिवर्सिबल में एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, और जब एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है इसलिए वहां पर जो वर्क आता है मैक्सिमम आता है। कैसे आता है? वी विल डिस्कस इन वर्क। अभी याद कर लो कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो ऐसे ही होता है, और वहां पे जो एक्सपांशन का वर्क है वो मैक्सिमम होता है, राइट? एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर ग्लेशियर का बनना वो तो रिवर्सिबल हुआ। बेटा अभी आपने एनर्जी लॉस को समझा नहीं है। जब मैं आपसे स्पॉन्टेनिटी की बात करूंगा, आर्यांश दुबे, सिद्धार्थ चौधरी, जब मैं आपसे रिवर्सिबिलिटी की बात करूंगा, स्पॉन्टेनिटी की बात करूंगा, मैं फिर इस किस्से को उठाऊंगा और आपको समझाऊंगा एनर्जी लॉस कैसे होता है। अभी आप एनर्जी लॉस को नहीं समझ रहे, अभी आप जानते नहीं हो एनर्जी लॉस होके गया कहां। इसको मैं एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए आप सबके सामने एक पन्ना है, बच्चों सुनिएगा, आप सबके सामने एक पन्ना है, एक पेज है। क्या है? एक पन्ना है, एक पेज है। उस पेज को आप फाड़ दो, पेज को आप इरिवर्सिबल तरीके से फाड़ दो, रिवर्सिबल तरीके से फाड़ दो। अब आप समझना पेज को अलग करने का मतलब क्या है। आप चाहे धीरे धीरे करके पेज को अलग करो, चाहे जल्दी से पेज को अलग करो, जब पेज अलग हो जाएगा, तो जब पेज अलग होता है तो पेज के अलग होने के बाद, पेज के अलग होने के बाद पेज जब फट जाता है तो एक चर्र करके आवाज आती है, वो आवाज में भी कुछ एनर्जी होती है। मेरी बात को समझना। अब वो जो एनर्जी का लॉस हुआ है सराउंडिंग में,
आप उसे कितना भी ग्लू से चिपकाओ, आप उसे किसी भी तरीके से एनर्जी दे दो, वो पेज अब पहले जैसा नहीं होने वाला, वो पेज अब पहले जैसा नहीं होने वाला, क्योंकि डायरेक्शन को यहां रिवर्स नहीं कर सकते। तो एक बच्चा मुझसे कहता है, सर जिस फैक्ट्री में पेज बनाते थे उसी फैक्ट्री में उस पेज को फिर से डाल के बना देता। बेटा, जब आपने फिर से उस पेज को बनाया तो आपने कुछ और एनर्जी खर्च कर दी। वो पेज जैसा पहले था, एक बार फटने के बाद अब पहले जैसा नहीं होने वाला। जो एनर्जी का लॉस हो चुका है वो उसे नहीं मिलने वाला। यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वहां आने तो दो। कुछ बच्चे कह रहे रेन, मैंने कहा ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। तो फिर बच्चे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, सर पहाड़ का बनना, सर ग्लेशियर का बनना, सर हवाओं का चलना, सर नदी का बनना? अरे मैंने कह दिया ना, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। प्रथम मैंने कह दिया ना, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। फिर ये क्या कहना, सर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, सर नदी का बनना, हवा का चलना, ये होना, मौसम का बदलना? अरे मैंने कह दिया ना, क्या ऑल, मेरे साथ बोलो, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। सर कैसे लॉस होता है, कहां लॉस होता है? सेकंड लॉ आने तो दो। खैर, अभी मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से रिवर्सिबल होता है, किस प्रकार से इरिवर्सिबल होता है। बच्चों, हम जितने भी प्रोसेस करते हैं, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, ये सब दो तरीके से हो सकता है। आई होप आप फील कर पाए रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें कुछ और शब्दों को सीखना है। जैसे अभी आपने सिस्टम को समझा, सराउंडिंग को समझा, स्टेट वेरिएबल को समझा, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन को समझा, आपने समझा प्रोसेस क्या होती है। वहीं पे हमें चार शब्दों को और समझना है। हमें समझना है हीट क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। हमें समझना है वर्क क्या होता है, हमें समझना है इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमें समझना है इंथैल्पी क्या होता है। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी विद वर्क। सर हीट, अरे हीट तो कल बता दिया था, याद है? हीट, हीट एनर्जी नहीं, एनर्जी का एक रूप है। सिस्टम की नहीं, सराउंडिंग की नहीं, प्रोसेस की होती है हीट। टेम्परेचर के डिफरेंस से फ्लो होती है हीट। ये हीट है जो सिस्टम की नहीं, जो सराउंडिंग की नहीं, प्रोसेस की होती है हीट। चलो आज मैं आपको बताता हूं वर्क क्या होता है। मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। याद करो, पहली बार जब आपने फिजिक्स पढ़ा था और आपने एक कंसेप्ट को सीखा था। मान लो ये कुली है और ये आपका लगेज लेके रेलवे स्टेशन पे जा रहा है। ठीक है, ये कुली है, ये आपका लगेज लेके रेलवे स्टेशन पे जा रहा और ये दुखी है। मान लो ये कुली है, आपका लगेज लेके रेलवे स्टेशन पे जा रहा। फिजिक्स में आपने पढ़ा था, जब कुली वाला आपसे पैसे मांगे तो कह देना भाई तेरा वर्क डन जीरो हुआ, काहे के पैसे। आप उसी कंसेप्ट से पहली बार रेलवे स्टेशन में गए, कुली ने आपका सामान ट्रेन में रखा, उसने आपसे पैसे मांगे, बोले इधर आ तुझे बैठ के मैं फिजिक्स सिखाता हूं। आपने पूरी फिजिक्स सिखा डाली, पर उसने बोला नहीं मुझे तो पैसे चाहिए, नहीं मुझे तो पैसे चाहिए। क्यों? आपकी फिजिक्स कहती है, आपकी फिजिक्स कहती है उसने वर्क नहीं किया। आपकी फिजिक्स कहती है उसने वर्क नहीं किया और वो कहता है मैंने वर्क किया। आखिर ये वर्क होता क्या है? आखिर ये वर्क होता क्या है? वो जो आपने फिजिक्स में पढ़ा वो वाला वर्क तो ना हुआ, पर भैया वर्क तो हुआ। सर ये वर्क होता क्या है? पहले मैं आपको बता दूं, वर्क कई प्रकार का होता है। अच्छा, कितने प्रकार का होता है? अरे वर्क इलेक्ट्रिकल हो सकता है, वर्क मैकेनिकल हो सकता है, वर्क फलाना ढिमकाना हो सकता है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पीवी वर्क। हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे। हम लोग काइनेटिक वर्क नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे। हम लोग मैकेनिकल वर्क नहीं पढ़ रहे हैं, एनएलएम में पढ़ोगे। हम लोग पढ़ रहे हैं पीवी वर्क। अच्छा, वर्क कई प्रकार का होता है। मजे की बात तो यह है, जब अगेंस्ट में कुछ होता है तभी वर्क होता है। वर्क कई प्रकार का होता है, जब अगेंस्ट में कुछ होता है तभी वर्क होता है, जब अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो वर्क नहीं होता है। वर्क किसी के विरुद्ध होता है, किसी के विरुद्ध जो होता है वही वर्क होता है। नींद आ रही है, नींद के खिलाफ जो आपने लड़ाई करी वो नींद के अगेंस्ट वर्क हो गया। जब कोई चीज किसी के अगेंस्ट में होती है या जो अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है, जब अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो वर्क नहीं होता। हाँ, आपके फिजिक्स वाले वर्क तो नहीं हुआ, पर भैया उसने भार तो उठाया, उसने उस आपके लगेज के भार के अगेंस्ट कार्य तो किया, वर्क तो किया। उसने जो मेहनत करी,
उसने जो लेबर वर्क किया, उसने अपनी जो मसल पावर का इस्तेमाल किया, उसने उसके पैसे आपसे मांगे। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एफ डी कॉस थीटा वाले पैसे नहीं मांगे। वो जोड़ता तो ज्यादा पैसे हो जाते। उसने जो मेहनत करी उस भार के अगेंस्ट, वो आपसे वो पैसे मांग रहा है। भैया मैंने मेहनत तो करी। तूने मेहनत क्यों करी? अरे मैंने भार उठाया। इमेजिन करो उसके पास एक हाइपोथेटिकल बैग होता, जैसे अभी है यहाँ पे मेरे सामने, हवा का बैग होता। भैया बैग उठा के ले जा रहा हूं। अरे काहे का बैग है? अगर हाइपोथेटिकल बैग होता तब तो वर्क नहीं होता, क्योंकि जब अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो वर्क नहीं होता। अरे वर्क तभी होता है जब अगेंस्ट में कुछ होता है। ओके, अब सर हमारे इस पीवी वर्क में वर्क कैसे होगा? चलो समझाता हूं। मान लीजिए बाहर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल, मान लीजिए अंदर का प्रेशर है पी इंटरनल, मान लीजिए ये एक पिस्टन है, मान लीजिए गोल गोल है, मान लीजिए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, मान लीजिए पहले इसका वॉल्यूम V1 था, मान लीजिए इसमें एक्सपांशन हुआ है, मान लीजिए एक्सपांशन होकर इसका वॉल्यूम V2 हुआ है। अब और ना मानना, बहुत मान लिया। जब कभी कोई अगेंस्ट में होता है तभी वर्क होता है, जब अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो वर्क नहीं होता। ऐसा आप सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता। हम यहां वेक्टर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप सभी जानते हो ये वर्क होता है। मैं इसी वर्क को यहां मेजर करना चाहता हूं। तो मैं क्या कहता हूं यार, यहां पे अपने को पता है जो वर्क है, ध्यान से सुनना, मैं फील दिलाने वाला हूं वरना बाद में रटना पड़ेगा। सुनना ध्यान से 5 से 7 मिनट। जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा आपको फिजिक्स में बताया। ये फोर्स क्या है? अप्लाइड। ये अप्लाइड फोर्स होता है, राइट। ये डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, राइट। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, यहां पे फोर्स अप्लाई कर कौन रहा? कौन इसको ऊपर जाने से रोक रहा? कौन इसका एक्सपांशन नहीं होने दे रहा? सर ये पी एक्सटर्नल है। समस्या टीचर, सर ये पी एक्सटर्नल नहीं होता ना तो ये एक्सपांशन करते रहता, कभी नीचे नहीं बैठता। अगर फ्रिक्शन लेस पिस्टन है तो, अगर वेट लेस पिस्टन है तो, हम मान के चल रहे हैं इस पिस्टन का कोई वेट नहीं है, हम मान के चल रहे हैं इस पिस्टन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, मूवेबल वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर पी एक्सटर्नल ना होता तो ये ऊपर 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 गया होता, जब तक पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होता। मतलब फोर्स अप्लाई कौन कर रहा? पी एक्सटर्नल। आप सभी जानते हो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है क्या? हाँ होता है। आप सभी जानते हो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया होगा, होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो वर्क है वो ये भी तो होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां पे ये ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। आपसे एक ओरल सवाल पूछ रहा हूं। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें पहले मान लो पानी भरा था 500 ml। क्या भरा था? 500 ml। क्या भरा था? 500 ml पानी। लिखा होता है ना बॉटल में 200 300 400 500 600 ml। फिर क्या हो गया, मैंने पानी और मिलाया तो इसका वॉल्यूम हो गया 600 ml, राइट। मेरा सवाल आपसे है, बताओ मैंने पानी कितने ml मिलाए? बताओ मैंने पानी कितने ml मिलाए? बताओ मैंने पानी कितने ml मिलाए? आपको मैं याद दिला दूं, जो ml होता है वही सेंटीमीटर क्यूब होता है, वही सीसी होता है, याद है? मतलब ये जो ml है ना, ये वॉल्यूम है, याद रखना। ये जो ml है वॉल्यूम है। हेलो, जो ml होता है वही सेंटीमीटर क्यूब होता है, यही वॉल्यूम है। मतलब पहले वॉल्यूम 500 था, अभी वॉल्यूम 600 है। तो बताओ कितना मिलाया? 100 ml बोलोगे ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब बोलोगे ना। मतलब आप मानते हो, आप मानते हो, अगर कोई मुझसे पूछे, आप मानते हो, अगर कोई मुझसे पूछे पहले वॉल्यूम V1 था, अभी वॉल्यूम V2 हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो ये है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पूरा यहां से यहां हुआ, एक्चुअल में वॉल्यूम है, दैट इज V2 माइनस V1 है। हेलो, यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली ये जो लेंथ है, हम लेंथ नहीं बता रहे हैं, पूरा वॉल्यूम बता रहे हैं, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है उसे अपन क्या बोलेंगे? V2 माइनस V1। अब आप सभी जानते हो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, मतलब मीटर क्यूब। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। मतलब मैं कह सकता हूं W बराबर P इंटू V। बोलो हाँ या ना। पर गौर करना बच्चों, ये V नहीं है, ये चेंज इन वॉल्यूम। भाई यहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या बता रहा? कितने का चेंज हुआ। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं P डेल्टा V। बच्चों हमारे सामने जो फॉर्मूला आया वर्क का, वो आया P डेल्टा V, राइट। डेल्टा V का मतलब क्या है? डेल्टा का एक मतलब होता था और एक ही रहेगा, क्या?
डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब होता था, होता है, होता रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वी का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल क्या था? V1, फाइनल क्या है? V2। तो W क्या हो गया? P डेल्टा V। सवाल आता है सर ये जो हमने P लिखा है वो क्या है? ये इंटरनल प्रेशर है कि एक्सटर्नल प्रेशर है? मैंने बच्चे से पूछा एक बात बताओ, वर्क कब होता है? सर जब अगेंस्ट में कुछ होता है तभी वर्क होता है। आज इस पिस्टन को बहुत वर्क करना पड़ेगा या कम वर्क करना पड़ेगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? सर एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो पिस्टन को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत वर्क करना पड़ेगा। मतलब चाहे ऐसे फील करके सोच लो, चाहे ऐसे समझो सर ये प्रेशर अप्लाइड है तो बाहर से प्रेशर अप्लाइड हो रहा, मतलब जो प्रेशर अप्लाइड है वो पी एक्सटर्नल से आ रहा, तो सर यहाँ पे पी एक्सटर्नल ही तो आएगा। चाहे ऐसे सोचो, चाहे ऐसे सोचो कि सर वर्क हमेशा किसी के अगेंस्ट में होता है, अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो वर्क नहीं होता है। अगर वर्क हुआ है उसके पीछे की वजह एक्सटर्नल प्रेशर है। एक बच्चे ने मुझसे कह दिया मतलब सर आप ये कहना चाहते हो अगर कल को ऐसा हो कि पी एक्सटर्नल जीरो हो, मैंने कहा सही है। सर पी एक्सटर्नल जीरो हो मतलब वैक्यूम हो, मैंने कहा सही है। सर वैक्यूम होगा तो वर्क नहीं होगा, मैंने कहा नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? मैंने कहा चाहे फॉर्मूले से सोच लो चाहे फील्ड से सोच लो, जब एक्सटर्नल में कोई है ही नहीं, जब विरोध करने वाला कोई है ही नहीं, जब विरोध करने वाला कोई है ही नहीं तो काहे का वर्क होगा? अरे आप अकेले नीट का पेपर दे रहे हो, गारंटीड सिलेक्शन होगा। आप अकेले पेपर दे रहे हो, गारंटीड सिलेक्शन होगा। हाँ ये बात अलग है आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो कि सबके साथ दोगे तब भी सिलेक्शन होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, अकेले दोगे तो गारंटीड सिलेक्शन होगा। खैर वही वाली बात है, जब कोई अगेंस्ट में है ही नहीं तो काहे का वर्क? चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो। बच्चों मैंने आपसे कहा था हमारे इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के दो ही रास्ते हैं, एक हीट दूसरा है वर्क। एनर्जी देनी है हीट दो वर्क दो, एनर्जी लेनी है हीट लो वर्क लो। किससे? सिस्टम से। एनर्जी देनी है हीट दो वर्क दो, एनर्जी लेनी है हीट लो वर्क लो। सिस्टम ने वर्क किया, एक्सपांशन हुआ मतलब वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ा? सिस्टम ने वर्क किया तब ना। अगर हम अभी वर्क की बात कर रहे हैं, एनर्जी अभी हीट का रास्ता बंद कर दो, अभी हीट की बात नहीं कर रहे। आप मुझसे बोल सकते सर हम हीट देता, बात करेंगे, अभी केवल वर्क फॉर्म में सोचो, अभी हीट को भूल जाओ। अगर इसका एक्सपांशन हुआ, अगर वॉल्यूम बढ़ा, दुनिया में अपने आप तो कुछ नहीं होता, हर चीज के होने की वजह होती है। अगर इसका एक्सपांशन हुआ है, अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो भाई किसी ने वर्क तो किया है, सिस्टम ने वर्क किया तभी एक्सपांशन हुआ। मेरी बात को समझिएगा, जब भी हम एक्सपांशन कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। जो एक्सपांशन होता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, जो एक्सपांशन होता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। वहीं पे जो कंप्रेशन होता है, हेलो, जो कंप्रेशन होता है वो ऑन द सिस्टम होता है। आपने कंप्रेस कर दिया मतलब सिस्टम पे वर्क किया, मतलब सिस्टम को एनर्जी दी, राइट, ऑन द सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट में क्लास में कहा था कि अपने को सिस्टम का भला चाहिए, अपने को सिस्टम का भला चाहिए, और भला कहने का मतलब है यहां केमिस्ट्री में सिस्टम को एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर सिस्टम को एनर्जी मिलती है तो भला हुआ, अगर सिस्टम से एनर्जी जाती है तो नुकसान हुआ। भला हुआ तो पॉजिटिव, नुकसान हुआ तो निगेटिव, राइट। चलिए फॉर्मूले को थोड़ा और समझते हैं। हमारे सामने वर्क का फॉर्मूला आ चुका है पी डेल्टा वी। अब आते हैं कंप्रेशन। पहले किस में आ जाए? चलो एक्सपांशन में, क्योंकि वही बना हुआ है। एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ा घटा, वॉल्यूम सर बढ़ा। मतलब जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो लिखूंगा मैं V2 माइनस V1। मेरे साथ बोलना है बच्चों, V2 बड़ा है कि V1? सर V2। अरे एक्सपांशन हुआ ना, तो छोटा कौन? V1। बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव। वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव। एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव आया, क्या ये सही है? सर एक्सपांशन हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो सर सिस्टम ने तो एनर्जी लूज की। सर जब लूज करते हैं तो निगेटिव होना चाहिए ना। अरे हाँ, पर आ कैसा रहा? पॉजिटिव, क्योंकि अभी जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा था, तो हमने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव किया और यहां शुरू में एक माइनस साइन चिपका दिया। ये माइनस साइन हमने इसीलिए चिपकाया ताकि वो हमारे हिसाब से काम करे। मतलब अभी जब हम वर्क डन निकालते थे एक्सपांशन का, अभी जब निकाल रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था। अब निकालो जरा, माइनस पी डेल्टा वी, V2 माइनस V1। सर बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अब निगेटिव आ रहा है। कंप्रेशन में आ जाओ जरा,
कंप्रेशन में फॉर्मूला वही लगाओ, माइनस पी डेल्टा वी। हेलो, डेल्टा वी का मतलब क्या है बच्चों, V2 माइनस V1। जब कंप्रेशन होगा मतलब दब गया, दब गया तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा पहले से छोटा होगा। जब कंप्रेशन होगा मतलब दब गया, दब गया मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होगा, फाइनल इनिशियल से कम होगा, छोटा V2 होगा, बड़ा V1 होगा, छोटा माइनस बड़ा निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा। होना कैसा चाहिए, पॉजिटिव। सर क्यों, अरे ऑन द सिस्टम हुआ ना, सिस्टम पे किया ना, सिस्टम को एनर्जी मिली ना, होना कैसा चाहिए था, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। मतलब अब अपने सामने नया फॉर्मूला आ चुका है। बोले भैया आज से जब भी वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, जब भी वर्क डन निकालेंगे तो अपने पास वर्क हो चुका है माइनस पी डेल्टा वी। अब ये जो फॉर्मूला है ये एज पर साइन कन्वेंशन है, चाहे वो बोल दो या हमारा जो लॉजिक है क्या कि सिस्टम का भला होना चाहिए तो पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान हुआ तो नेगेटिव। एक्सपांशन में सिस्टम अपना वॉल्यूम बढ़ाता है तो सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम ने वर्क किया तो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैसा आता है इस फॉर्मूले से, नेगेटिव। कंप्रेशन में ऑन द सिस्टम हुआ और जब ऑन द सिस्टम हुआ तो वर्क डन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और इस फॉर्मूले से कैसा आता है, पॉजिटिव। अब अपने सामने यूनिक फॉर्मूला बन गया W बराबर माइनस पी डेल्टा वी। बच्चों मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मान लीजिए एक प्रोसेस हुआ और प्रोसेस में वर्क डन आया, सुनना ध्यान से। मान लीजिए एक प्रोसेस हुआ और प्रोसेस में वर्क डन आया -20 जूल। आप इसका क्या मतलब निकालोगे, आई एम आस्किंग यू। वर्क डन आया -20 जूल, आप इसका क्या मतलब निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकालोगे। -20 जूल है। अरे यार श्रीकांत आपने फिर शुरू कर दी, गलत बात है। श्रीकांत बच्चा मुझसे पता क्या कह रहा है, सर फिजिक्स के वर्क डन एंड केमिस्ट्री के वर्क डन में क्या डिफरेंस है। अरे मैं कहां फिजिक्स की बातें कर रहा हूं, कितनी बढ़िया फील से चीजें चल रही हैं, जबरदस्ती फिजिक्स केमिस्ट्री घुसेड़ रहे हो। जो हम फील करा रहे बस वो फील करो ना यार। सिस्टम का भला नहीं समझ में आया क्या, सिस्टम को एनर्जी मिले तो फायदा, आपके फायदे की बात नहीं हो रही है, हमने ऐसा रूल बनाया, ठीक है। हाँ अभी कहाँ मतलब इतना बढ़िया लॉजिकल फील आ रहा है, अब आप उसमें फिजिक्स का मतलब वो बात ही नहीं कर रहे अपन उसकी। चलो मैंने कहा वर्क डन बराबर -20 जूल, तो मुझे बताओ बेटा, मैंने माइनस बोल दिया, आप क्या समझिए, अच्छा माइनस है मतलब पक्का ये सिस्टम के द्वारा हुआ है। हेलो, आप सब मान गए माइनस साइन एक भाषा है, आप सब मान गए माइनस साइन एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कहती है बाय द सिस्टम। माइनस साइन एक लैंग्वेज है। अरे यार जो किसी के अगेंस्ट होता है, अब लिखना बंद कर दो मेरी बात सुनना, लिखना बंद कर दो मेरी बात सुनना। जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है, तो जब अगेंस्ट में होगा तो होगा, नहीं होगा तो जीरो होगा। जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है, सही बात। तो हुआ, नहीं हुआ तो जीरो हुआ। फिर ये माइनस साइन क्या है, माइनस साइन एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जो ये बताती है अरे ये बाय द सिस्टम हुआ, वर्क तो 20 जूल का ही हुआ। वही वाली बात है लेंथ, अरे लेंथ है तो है, नहीं है तो जीरो है। वेट है तो है, नहीं है तो जीरो है। वर्क हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जीरो हुआ। फिर ये माइनस क्या है, माइनस हमें बताता है कि अरे वो बाय द सिस्टम है, और जब माइनस नहीं है हम समझ गए वो ऑन द सिस्टम। अच्छा मतलब माइनस ऐसा समझो ना, ये जो माइनस है ना ये वो सांकेतिक भाषा कोड लैंग्वेज है, इसका हमने डिकोड किया। अरे ये लिखा है बाय द सिस्टम, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा वर्क डन बाय द सिस्टम, सुना ध्यान से, वर्क डन बाय द सिस्टम 20 जूल। अब कौन इतनी अंग्रेजी लिखे, तो अपन कहते थे -20 जूल। अच्छा माइनस का मतलब बाय द है, हाँ माइनस का मतलब बाय द, मतलब आज अपने सामने एक साइन कन्वेंशन आ गया क्या कि ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर कभी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव, अगर कभी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव। हमने जो फॉर्मूला बनाया, जिस वजह से माइनस साइन लगाया, वो इसीलिए लगाया ताकि हमने जो रूल बना लिया है क्या, सिस्टम का भला। केमिस्ट्री में सिस्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का भला होना चाहिए। सिस्टम का भला कहने का मतलब है सिस्टम को एनर्जी मिलनी चाहिए, सिस्टम को एनर्जी मिली तो भला हुआ, सिस्टम से एनर्जी गई तो नुकसान हुआ, अपन ऐसा कह रहे हैं। क्लियर।
वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो सिस्टम को एनर्जी मिली, भला हुआ, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, अरे सिस्टम की एनर्जी चली गई, नुकसान हुआ, निगेटिव। क्लियर? लेकिन अगर कभी सवाल बोल देता है वर्क डन बाय द सिस्टम निकालो, तब आंसर पॉजिटिव ही होगा। मतलब पल भर के लिए मान लो एक प्रोसेस है, वो एक्सपांशन है, एक्सपांशन है, हमें पता है बाय द सिस्टम। क्लियर? लिसन केयरफुल। लेकिन सवाल ऐसे कह रहा है एक्सपांशन है, कैलकुलेट वर्क, तो मैं जो वर्क निकालूंगा उसका आंसर होगा -20 जूल। मुझे बताना पड़ेगा ये माइनस है, ताकि मैं बता पाऊं सामने वाले को ये वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन अगर सवाल आपसे ऐसे बोले कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सवाल में बाय द सिस्टम लिखा आ गया है तो अब हम नहीं बोलेंगे -20 जूल, अब हम बोलेंगे 20 जूल। क्यों? अरे वो पूछ ही रहा है बाय द सिस्टम, तो आप बता ही रहे हो बाय द सिस्टम, काहे को माइनस साइन लगा रहे हो? माइनस की भाषा तो यही थी ना, बाय द सिस्टम। तो भाई ने पूछ लिया बाय द सिस्टम, तो काहे को माइनस लगा रहे हो? सामने वाले को समझाने के लिए बाय द सिस्टम है, इसलिए हम माइनस साइन लगाते हैं। सारी बातों की एक बात, सारी बातों की एक बात, अगर सवाल में केवल वर्क पूछा है तो प्रोसेस देख के साइन के साथ आंसर दो। लेकिन अगर सवाल बाय द सिस्टम बोला है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आंसर -20 जूल, -30 जूल, -40 जूल नहीं बोलोगे, आंसर केवल पॉजिटिव बोलोगे, क्योंकि वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता। वो तो ये बताने के लिए बाय द सिस्टम है, हमने माइनस साइन लगाया है। जब जब सिस्टम को एनर्जी मिलती है, चाहे हीट के रूप में चाहे वर्क के रूप में, वो पॉजिटिव होता है। जब जब सिस्टम से एनर्जी जाती है, चाहे हीट के रूप में चाहे वर्क के रूप में, वो निगेटिव होता है। जब भी पी एक्सटर्नल जीरो होता है, जिसे वैक्यूम कहते हैं, जिसे फ्री एक्सपांशन कहते हैं, उसमें वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि जब अगेंस्ट में कुछ नहीं होता है, बच्चों मेरे साथ बोलेंगे, जब अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो वर्क डन भी नहीं होता है। फील करके कह लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन जीरो। सर इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं? हम तो फील से बताएंगे, जब अगेंस्ट में कुछ है ही नहीं तो वर्क डन जीरो। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप बच्चों। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अक्सर आपको R की वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा। R दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ना, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, उसमें भी पढ़ रहे हैं गैसियस थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, तो गैसियस है तो अक्सर गैस कांस्टेंट R का इस्तेमाल होगा, राइट। R 0.021 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, किलो जूल में 10⁻³ R 2 कैलोरी, ये आपको यूनिट याद होना चाहिए। हेलो, क्या आपको समझ में आया हीट क्या है? क्या आपको समझ में आया वर्क क्या है? सरल भाषा में जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है। अपनी केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला है, अपनी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे बोलूंगा, वर्क का फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर आप सब इसे सीख गए हैं तो आओ कुछ एक सवाल करके इसे पक्का करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल, फटाफट आंसर देंगे तूफान की गति से। हाँ हाँ हर्षित। सवाल केवल वर्क डन बोला है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम नहीं बोला है, तो मुझे नहीं पता कौन सा है, तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा, आंसर उसी भाषा में देना पड़ेगा। कुछ बच्चे लिखे हैं +20 जूल, तो मैं समझो अच्छा मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, यही हुआ ना उसका मतलब। तो भाई सवाल में नहीं बोला है बाय द सिस्टम ऑन सिस्टम, तो मुझे नहीं पता क्या है, तो आपको आंसर ऐसा देना है कि मुझे पता चल जाए कि वर्क कितना हुआ और ये भी पता चल जाए कि बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स हर्षित। आंसर आप सबके सामने, आंसर आप सबके सामने, आंसर आप सबके सामने।
हाँ सुजीत, वॉल्यूम बढ़ तो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर सर वॉल्यूम बढ़ तो रहा है, एक्सपांशन वहां बिल्कुल सही है। फिर तो सर वर्क डन बाय द सिस्टम वहां बिल्कुल सही है। फिर सर हम क्यों लिखे? अरे नहीं पता ना मुझे। एक बच्चा पता क्या कह रहा है, सब लोग सुन लो। एक बच्चा कह रहा है सर वॉल्यूम बढ़ तो रहा है तो निगेटिव ही तो है। नहीं पता मुझे नहीं पता। आपको मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। ये समझो मेरी बात को। एग्जामिनर ऐसा समझो ना, एग्जामिनर को हमें समझाना पड़ता है ये वर्क इतना हुआ और इतना हुआ, ये बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है। तो अगर सवाल में बस वर्क डन बोला है, उसे थोड़ी बोला बाय द सिस्टम बताओ या ऑन द सिस्टम बताओ, तो आंसर आप माइनस के साथ देंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज -2026 जूल। किस बच्चे को सॉल्यूशन नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। किस बच्चे को सॉल्यूशन नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। हर्षित बेटा, आपने लास्ट क्लास रिवाइज नहीं की, मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आप सबको कहा था 1 लीटर एटीएम फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 101 जूल ले लेना। अरे आप 100 जूल ले लो, चलेगा यार। तो आपका आंसर आता -2000 जूल, चलेगा, मैं सही मानूंगा। नीट में बिल्कुल सही मानूंगा। अभी मैंने यहां सॉल्व किया है, प्रिंटेड है, तो 101.6 एग्जैक्टली है। 1 लीटर एटीएम 101 जूल होता है बेटा। लास्ट क्लास रिवाइज नहीं करी जो मुझसे पूछ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में तैरिए। खैर, हर दिन का होमवर्क करना आप लोग नहीं करते यार। वेल, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। हाँ अभी आ गया, अभी आ गया। आप सबके सामने, अभी हैंग हो गया था कंप्यूटर। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। फॉर्मूला लगाओ, हिंट नंबर 1, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। फॉर्मूला कौन सा लगाएं सर? W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V। फॉर्मूला लगाओ। हिंट नंबर 1, फॉर्मूला लगाओ। हिंट नंबर 2, 2 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 इंटू 2 बोले तो 44.8, उसका दुगना होगा, उसका 2 टाइम्स होगा 44.8 इंटू 2। हिंट नंबर 2 दे दिया मैंने, 2 हिंट दे दिए। अभी तो बहुत सारे बच्चों का आंसर चाहिए। आपसे वर्क डन पूछा है, देन फाइंड वर्क डन इन लीटर एटीएम। आपको लीटर एटीएम में वर्क डन बताना है। वेरी वेरी सिंपल। क्या है यार, फॉर्मूला लगाओ ना। W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V लगा दिया सर। सर P एक्सटर्नल कहाँ दिया है? अरे लिखा तो है साफ साफ काले अक्षरों से, -2 एटीएम। ऑल राइट, डेल्टा V लिखे क्या? तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो दिस माइनस दिस कितना आएगा? -2 इंटू 44.8 लीटर एटीएम। तो लीटर एटीएम आएगा नहीं आएगा? 8 दूनी 16, कितना आ रहा है बताओ? 89.6 लीटर एटीएम आया नहीं आया? अरे माइनस साइन के साथ आया, आया। माइनस साइन हमें क्या बता रहा? सर ये एक्सपांशन वर्क है। हमने फॉर्मूला ही ऐसा बनाया, साइन कन्वेंशन के साथ आता है आंसर, ज्यादा लोड ही नहीं लेना। तो वर्क डन आया -89.6 लीटर एटीएम। देखते हैं सवाल हमसे पूछा क्या है। सवाल हमसे वर्क डन पूछा है, इसीलिए आंसर है -89.6। मान लो सवाल हमसे पूछता वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, सवाल हमसे वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है ना, और हुआ बाय द सिस्टम है ना, तो अब मैंने सेल लगा के नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सर अब आंसर होगा 89.6 लीटर एटीएम। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा है? सवाल हमसे क्या पूछा है बच्चों? वर्क डन। तो हमने आंसर क्या दिया? -89.6 लीटर एटीएम। ऑलराइट, तो इसका आंसर है -89.6 लीटर एटीएम। जी हाँ अभिषेक, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। पूरे 1 मिनट है। सोचो राहुल, सोचो, सिस्टम का उल्टा।
मान लो आप मूवी देख रहे हो धूम, और अचानक से मूवी देखते देखते आप चांद सितारों की बातें सोचने लगो तो कैसा होगा? मूवी बिगड़ जाएगी। जब जो काम करो उसमें पूरी तरीके से डूब जाओ। अभी जो चल रहा ध्यान उसमें लगाओ, इधर उधर की बातें नहीं सोचो, सब आएगा एक एक करके। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। सभी बच्चे फॉर्मूला लगाओ ना यार, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लगाओ ना यार। क्या अपने को पी एक्सटर्नल दे रखा है? सर दे रखा है। क्या आपने को वर्क डन दे रखा है? सर दे रखा है। 20 लीटर एटीएम ऑफ वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम। सुनो सुनो सुनो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अरे मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये वर्क डन साइन कन्वेंशन के साथ है कि विदाउट साइन कन्वेंशन है? ये साइन कन्वेंशन के साथ है कि विदाउट साइन कन्वेंशन है? ये वर्क साइन कन्वेंशन के साथ है कि विदाउट साइन कन्वेंशन है? सर ये साइन कन्वेंशन के साथ है। ये साइन कन्वेंशन के साथ है, मतलब जब भी यहां वर्क लिखोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखोगे, नहीं लिखोगे? सर साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। ऑलराइट, जब भी यहां वर्क लिखोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ ही तो लिखोगे। तो लो लिख दिया, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वर्क डन जब हमने लिखा तो -20 लिखा, 20 नहीं लिखा, क्योंकि बोला है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अपना जो फॉर्मूला हमने बनाया है उस फॉर्मूले में हम वर्क साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखते हैं। उस फॉर्मूले में वर्क हम साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखते हैं। ऑलराइट, तो 20 बाय द सिस्टम बोला है तो -20। कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं माइनस, तो जैसे उनका वॉल्यूम निगेटिव आता है वो समझ जाते हैं भैया वॉल्यूम तो निगेटिव हो नहीं सकता, वो अपने मन से पॉजिटिव कर देते हैं। बस इस सवाल में आपको ध्यान रखना था कि जब हम वर्क डन लिखेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे, और V2 आता है 30 लीटर। V2 आता है 30 लीटर। बताऊं सबसे पहले किस बच्चे ने आंसर दिया? जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है रोहन कुमार। रोहन कुमार ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया। ऑलराइट, सुजीत फिर से सोचो, तू मोल है बेटा। सुजीत मुझसे पूछ रहा है पहले सवाल में, सोचो सोचो सुजीत। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। नहीं फैज आलम बेटा, आपसे पहले रोहन ने दिया था आंसर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन लीटर एटीएम। यहां पर भी लीटर एटीएम में बताना है व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.5 atm। ये एक्सटर्नल प्रेशर है, वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब अपने को दे रखा है V1, अपने को दे रखा है V2, दे रखा है P एक्सटर्नल, वर्क डन पूछा है, कोई भी बता देगा यार। इसका आंसर आप सबसे सही है, इसका आंसर आप सभी से चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैं सोल्यूशन समझाऊं? आपके सामने स्क्रीन पे सवाल का सॉल्यूशन है, लिसन केयरफुली। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैं सवाल का सॉल्यूशन समझाऊं? आवश्यकता ही नहीं है। क्या बात है, अभी आज आप फॉर्मूले लगाना सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे वाह, वेरी गुड। क्या कोई बच्चा ऐसा है, अच्छा जब मैं पूछता हूं क्या कोई बच्चा ऐसा है ना
तो वो बच्चे जवाब देते इससे बन गया। अरे आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं बेटा, मैं उन बच्चे से पूछो इनसे नहीं बना, उनको बताए, उनको बताने दो, मुझे पता आपसे बन गया है। ऑलराइट, निखिल आपके सामने सोल्यूशन लिखा है, देखो। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। सबसे कॉमन मिस्टेक बता दो क्या कि गलती करना चाहते हो? चलो गलती करो आप पहले। सबसे कॉमन मिस्टेक, एक्सपांडेड बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये डेल्टा वी है। हिंट नंबर 1 डेल्टा वी दिया है। हिंट नंबर 2, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ऐसा आप जानते हैं। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। समय समाप्त। कुछ बच्चे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे सर आंसर तो दिया है। हाँ मुझे पता आंसर दिया है, क्यों बता रहे हो सबको? आप सॉल्व तो करो, आप प्रूफ तो करो। वेल, आंसर आप सबके सामने दे रखा है एंड द करेक्ट आंसर इज 4 इंटू 10 की पावर -4। वर्क डन बोला है इसीलिए आंसर माइनस साइन के साथ है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा होता तो आंसर केवल प्लस होता। सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार देखेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार देखेंगे। मुझे नहीं लगता यहां समझाने की आवश्यकता है। बच्चों को बस ये समझाना पड़ता है कि आखिर वर्क है क्या, उसके बाद तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। ठीक है सत्यव्रत बेटा, हेलो। आंसर आपसे जूल में पूछा है, सबसे पहले लीटर एटीएम में निकाल लो। आपको दे रखा है डेल्टा वी सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना होगा। बहुत सारे बच्चों को यूनिट नहीं याद होता है। इस सवाल के माध्यम से आपको मैं बता दूं, आपको एनर्जी की यूनिट, आपको लेंथ की यूनिट, आपको एनर्जी की यूनिट, लेंथ की यूनिट और आर सभी यूनिट्स में याद होनी चाहिए। कैलोरी में याद होना चाहिए आर, जूल में याद होना चाहिए और लीटर एटीएम में याद होना चाहिए, जो कि पीछे साइड में लिखा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है, तो उससे हमने मीटर में बदल लिया। सर आपके मन में मीटर में बदलने का ख्याल कहां से आया? बेटा मुझे पता है कि अगर मुझे आंसर जूल में देना है तो सबसे पहले लीटर एटीएम में बदलते हैं। ऑलराइट, क्योंकि लीटर एटीएम में आंसर देने से या जब चीजें एसआई यूनिट में होती हैं तो वहां से आपको रिलेट करना आसान पड़ता है। फिर आते हैं सवाल में, यहां एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, लेकिन जब हमने हमारे फॉर्मूले को याद किया तो हमारे फॉर्मूले में पी चाहिए। बच्चों जैसा मैं कुछ देर पहले कर रहा था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सवाल आपको फोर्स दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो यहां से प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया से 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो 2 × 10⁴ इंटू 2 × 10⁻6 सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 4 × 10⁻2 न्यूटन मीटर। जैसा कि मैंने आपको हिंट में पहले ही बता दिया, अब से आप सबको याद होना चाहिए 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, राइट। अब यार अपन ऐसा नहीं पढ़ सकते ना बेटा कि आपको मैं सारी यूनिट पहले बताओ फिर ये पढ़ो। मतलब आप इसे मान के चलते हैं कि यूनिट याद है, जिन बच्चों को नहीं याद है उनको साथ में बताते भी चलते हैं। तो जिस बच्चे को नहीं याद है वो अब याद कर ले कि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल होता है। वो अब याद कर ले कि सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में ऐसे कन्वर्ट होता है, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने कन्वर्ट किया और आंसर आपके सामने है -4 × 10 की पावर -2 जूल। -4 × 10 की पावर -2 जूल। ठीक है,
अभिषेक फिर से सोचो आप क्या कह रहे हो, आप मुझसे अलग से पूछना अभिषेक। आप बेटा पिछले सवाल के बारे में अलग से बोलना, दिमाग कुछ आया होगा तो अलग से बोलना, ठीक है। बाकी एक बार सोचना पहले। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। इस सवाल के लिए आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं, बच्चे सुनिएगा। बच्चों आपका ध्यान चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स ना सर, हम लोग तो पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसमें भी पढ़ रहे हैं गैसियस थर्मोडायनेमिक्स, बोलो हाँ या ना। ऑलराइट, गैसियस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, साथ में हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, बोलो जानते हो, जानते हैं। आप सभी जानते हो पीवी बराबर एनआरटी, बोलो जानते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो जानते हैं। अगर पीवी एनआरटी है, लेट से हम लोग जानते हैं जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो है पी डेल्टा वी, मतलब हम ये भी तो जानते हैं W बराबर पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एन आर टी और एन आर डेल्टा टी और एन टी डेल्टा आर। सर डेल्टा आर थोड़ी होता है, मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला तो नहीं हो सकता है, मतलब जो पी डेल्टा वी है कभी पहला तो कभी दूसरा हो सकता है। अरे पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो जब यहां वॉल्यूम में चेंज हो रहा तो इधर किस में चेंज होगा सर, या तो मोल में चेंज होगा या तो टेम्परेचर में होगा। तो कभी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो कभी ये वाला इस्तेमाल होगा। भाई वॉल्यूम में चेंज किससे आएगा सर, या तो मोल के चेंज से आएगा या तो टेम्परेचर चेंज से आएगा। ये जो सवाल आपको दे रखा है थोड़ा हट के था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, राइट। आपको समझाना ये था, जब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, और अभी केमिकल रिएक्शन है, 156 ग्राम पोटेशियम, आप सबका ध्यान चाहिए, 156 ग्राम पोटेशियम रिएक्ट्स विद 9th 8th क्लास में कि मेटल की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। बस यहाँ इतने ही कंसेप्ट को जानना था और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, राइट। जैसे बच्चा रिएक्शन लिखता है, पोटेशियम प्लस वाटर से बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाफ H2 गैस। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो पी डेल्टा भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिया है। लेकिन आपके सामने हमने फॉर्मूले की शक्ल बदल दी है। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है उसे हम डेल्टा एन आर टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एन आर डेल्टा टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ध्यान से सवाल को पढ़ते हो तो देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, मतलब एन आर डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, यहाँ लगेगा डेल्टा एन आर टी वाला। लेकिन जैसा कि आप सबको ज्ञात है ये जो फॉर्मूला है ये साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई नहीं करता। साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक नया फॉर्मूला बना लिया है जिसके पहले क्या लगा है, माइनस साइन। अब आपको यही फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। रिएक्शन लिख ली तो अब आपको पता करना है डेल्टा एन। किसकी बात कर रहे हैं, गैसियस की। तो जो डेल्टा एन है उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में होता था वैसा यहाँ है। इवन पूरी केमिस्ट्री में डेल्टा एनजी का मतलब वही है जो वहां होता था, और वहां क्या होता था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ केवल एक ही गैस है वो है प्रोडक्ट, मतलब जो डेल्टा एनजी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ, राइट। डेल्टा एनजी की वैल्यू हो चुकी है हाफ। आइए हम लोग बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन निकालना है। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है ये 1 मोल पोटेशियम के लिए लिखी है, क्लियर। ये 1 मोल पोटेशियम के लिए है, तो इससे जो वर्क आएगा वो 1 मोल पोटेशियम के लिए आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे है 156 ग्राम, 156 ग्राम यानी कि होता है 4 मोल। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट व्हिच कम्स अबाउट 4। आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे, सुन लो बड़ा अच्छा सवाल है, आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे W का माइनस डेल्टा एन आर टी लिखोगे, इससे जो वर्क डन आएगा ये आएगा फॉर 1 मोल। किसके लिए आएगा, फॉर 1 मोल। लेकिन आपको वर्क डन किसके लिए बताना है सर, हमें बताना है वर्क डन फॉर 4 मोल, राइट। तो आप क्या करना कि 4 मोल बताना है, तो जो 1 मोल का वर्क डन आया उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 4988.4 जूल। एक बार आप सभी लोग सॉल्व कर लो इस सवाल को ध्यान से। राहुल मुझसे कह रहा है सर ओपन कंटेनर है तो प्रेशर 0 होगा ना। बेटा जब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे एक्सपांशन कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे एक्सपांशन कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुई है ना उसकी बात हो रही है।
ये जो सवाल आपके सामने है, इसी सवाल का विस्तृत रूप आएगा इंथैल्पी में। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं, लिसन केयरफुली। जैसे हमने फिजिक्स वाले फॉर्मूले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से केमिस्ट्री का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बना लिया, वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं कि जो माइनस पी डेल्टा वी का फॉर्मूला है वो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसा होगा। हेलो, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जो माइनस पी डेल्टा वी है, एक बार सुन लो, डेल्टा एन आर टी होगा या एन आर डेल्टा टी होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार सुन लो प्लीज। हमारे सामने जो फॉर्मूला है पी डेल्टा वी का, उसे केमिकल रिएक्शन के केस में, किसके केस में, केमिकल रिएक्शन के केस में, अब पिस्टन की बात नहीं हो रही है, अब एक्सपांशन कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन के वर्क डन की। केमिकल रिएक्शन का जो वर्क डन होगा वो पी डेल्टा वी से हमने सोचा, वो या तो डेल्टा एन आर टी होगा या तो एन आर डेल्टा टी होगा। सर एंटी डेल्टा आर क्यों नहीं होगा, सर आपने डेल्टा क्यों लगाया यार, ये था पीवी बराबर एनआरटी, ऐसा हम जानते हैं। अब यहाँ डेल्टा लगा दिया, तो जब यहाँ चेंज हुआ तो इधर भी कुछ चेंज होगा ना। इधर 3 वेरिएबल है, एन है, आर है, टी। आर वेरिएबल नहीं है तो आर डेल्टा कभी नहीं लगेगा, कभी मोल में डेल्टा लगेगा तो कभी टेम्परेचर में लगेगा। तो फॉर्मूला कभी डेल्टा एन आर टी होगा तो फॉर्मूला कभी एन आर डेल्टा टी होगा। आज सवाल में टेम्परेचर नहीं बदला है, मतलब एन आर डेल्टा टी नहीं होगा, तो सर कौन सा होगा, डेल्टा एन आर टी। सर ये क्या है, वर्क डन किसका है, जब केमिकल रिएक्शन होती है उसका है। सर हमने कैसे निकाला, उसी पी डेल्टा वी से रिलेट करके निकाला। क्लियर, चाहे तो ऐसे रट्टा मारो, क्या, जब एक्सपांशन कंप्रेशन होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा एन आर टी या तो होगा माइनस एन आर डेल्टा टी। चाहे रट्टा मारो चाहे लॉजिक से याद करो। मैं आपको 3 फॉर्मूले वर्क के बताता तो मजा आता कि एक फॉर्मूले से 2 और रिलेट हो गए तो मजा आया। हाँ, रटने की आदत है तो 3 रट लो, लॉजिक लगाने की आदत है तो एक से लॉजिक लगा लो। क्लियर, अपन ने क्या किया कि W लिख दिया माइनस डेल्टा एन आर टी। अब जो डेल्टा एन है वो क्या होता है, डेल्टा एन जी। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है देखो, इस रिएक्शन में पोटेशियम के कितने मोल है, 1 मोल। तो इससे जो आप वर्क निकालोगे, किसके निकालोगे, 1 मोल के लिए। लेकिन ऊपर कितने ग्राम दे रखे हैं, 156 ग्राम। 156 ग्राम के कितने मोल होते हैं, 4 मोल। इसका मतलब पहले 1 मोल का वर्क डन निकाल लो, जैसे यहां लिखा वैसे नहीं बता रहा हूं। पहले 1 मोल का वर्क डन निकाल लो। सर कैसे निकाले, डेल्टा एन आर टी से। सर वो कैसे करें, चलो कर ही देता हूं मैं। पहले 1 मोल का वर्क डन निकाल लो। तो 1 मोल का वर्क डन कैसे निकालोगे बच्चों, देखो, W बराबर माइनस डेल्टा एन मतलब हाफ इंटू आर, किसमें निकाले वर्क डन, कैलोरी में निकाले, जूल में, सर जूल में 8.314 एन आर टी, टी कितना है 300। ये क्या आया, वर्क डन किसका आया, 1 मोल का आया। लेकिन हमसे कितने ग्राम का पूछा है, 156 ग्राम। कितने मोल होते हैं, 4 मोल। तो आप क्या करोगे, फॉर 4 मोल, राइट। W इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू माइनस हाफ इंटू 8.314 इंटू 300। सॉल्व करोगे तो जो आया है आंसर -4988.4 जूल आया है। क्लियर, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से हमने रिएक्शन का सॉल्व कर लिया। अपने सामने वर्क डन के 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, आप सब कॉपी में लिख लेंगे 3 फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन। गलत बात है यार, मैं यहां समझा रहा हूं, वहां बच्चे कुछ लिख रहे हैं, सर आपने मोल को एनजी से मल्टीप्लाई क्यों किया। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा मल्टीप्लाई किया, किस बच्चे ने पूछा है, हर्षित सिंह। जब मैं बोल रहा था सुन नहीं रहे थे आप। सर ये फॉर्मूला भी याद करना, हाँ प्रथम बेटा, चाहे याद कर लो चाहे रिलेट कर लो, याद कर लो। कॉपी में 3 फॉर्मूले लिख लेंगे, रिएक्शन दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं मनीष रिएक्शन दिया हो, कभी कभी सोचना पड़ता है। अच्छा पहले पहले मैसेज किया था आपने, बाद में देखा, ऑल राइट ठीक है। आई होप क्लियर है। इस सवाल को आप लोग फिर से ट्राई कर लेना एक बार। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, ये जो सवाल था थोड़ा उम्दा लेवल का था, जिसे हमने 3 फॉर्मूले लेट किए। आप सबके सामने वर्क डन के अभी 3 फॉर्मूले आ चुके हैं फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर गैसियस सिस्टम। मतलब गैसियस सिस्टम है प्योर, पिस्टन वाला सिस्टम है प्योर, तो माइनस पी डेल्टा वी। अगर केमिकल रिएक्शन है या तो माइनस डेल्टा एन आर टी या तो माइनस एन आर डेल्टा टी। ऑल राइट ठीक है बेटा। देखो यार हुआ क्या, हमने कहा हमें 4 नए टर्म सीखने हैं। सबसे पहले आपको मैंने हीट बताया, फिर मैंने आपको वर्क बताया, फिर मैंने आपको हीट और वर्क के बाद
एक नया टर्म लेके आ रहा हूं आपके सामने जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। लिसन केयरफुली। थर्मोडायनेमिक्स में लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। ऑलराइट, देखो बच्चों, जब भी हमारे पास सिस्टम होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज के होने ना होने के पीछे की वजह एनर्जी होता है। एनर्जी देने लेने के दो रास्ते हैं, लेकिन सिस्टम की जो अपनी एनर्जी है उसको हम दो शब्दों से डिवाइड करते हैं। एक इंटरनल एनर्जी है, दूसरा इंथैल्पी है। एनर्जी देने लेने के दो रास्ते हैं, एनर्जी देने लेने के दो रास्ते हैं, लेकिन सिस्टम की जो अपनी एनर्जी है वो दो तरीके से है, या तो इंटरनल एनर्जी है या तो इंथैल्पी है। अभी मैं आपको इंटरनल एनर्जी बता रहा हूं। इंटरनल एनर्जी जिसे हम ई से तो कभी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की अपनी खुद की टोटल एनर्जी होती है। मतलब ये मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल है, इनके अंदर न जाने कितनी कितनी तरह की एनर्जी होती है। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम अभी तक नहीं जानते हैं। साइंस आज भी सीख रहा है, साइंस आज भी डेवलप हो रहा है। साइंस डे बाय डे अपने आप को एडवांस कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर न जाने कितनी कितनी तरह की एनर्जी होगी। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, हम जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इन सभी एनर्जी का समेशन, पोटेंशियल, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, फलाना ढिमकाना, डॉट 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 डॉट, इन सभी एनर्जी को जिसे आप जानते हो, जिसे आप नहीं जानते हो, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी है। सरल भाषा में और बढ़िया फील कराऊं, आइंस्टाइन साहब कहते थे E बराबर mc स्क्वायर, कहते थे। आप सब जानते हो किसी भी मास के इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, उसके इक्विवेलेंट टोटल कितनी एनर्जी है, टोटल कितनी एनर्जी है, सब 3 5 फलाना ढिमकाना सब जोड़ दो, वो सब उसकी इंटरनल एनर्जी है। आप इंटरनल एनर्जी की इस डेफिनेशन से ये तो समझ गए होंगे, कुछ को हम मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं, खूब पढ़ लिया तो न्यूक्लियर मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जिनको हम नहीं जानते, उनको कैसे मेजर करेंगे। आप सब समझ गए होंगे, ये जो इंटरनल एनर्जी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं पा सकते। सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी या तो इंथैल्पी के रूप में डिफाइन होती है। जो इंटरनल एनर्जी होती है सभी एनर्जी का समावेश है, सभी एनर्जी का टोटल अलजेब्रिक समेशन है। आप इसकी डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स का जादू है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ई को हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसकी भी बातें करते हैं। मजे की बात बच्चों ये है, ई को मेजर नहीं कर सकते लेकिन हम डेल्टा यू को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिकल लॉज। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लगा के, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट लगा के हम डेल्टा ई को मेजर करेंगे और आप देखना कैसे मेजर करेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो इंटरनल एनर्जी है सभी एनर्जी का समेशन है। मतलब अगर 2 एटम होंगे तो एनर्जी कम होगी, 3 होंगे तो और होगी, 4 होंगे तो और 3 4 होगी, 5 होंगे तो और होगी। मतलब जैसे जैसे मैटर ज्यादा होगा वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, इसीलिए वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी जिसे हमने कैपिटल ई कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया है बच्चों, वो एक स्टेट फंक्शन है। मतलब उसे फर्क इससे नहीं पड़ेगा आपने प्रोसेस को कैसे कराया, इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है। बच्चों हम ई को मेजर तो नहीं कर सकते पर हम डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं। अगर आप सबको स्मरण हो तो मैंने कहा था जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसमें अलजेब्रा के सारे नियम लगते हैं। इसी वजह से जैसा जैसा आप अलजेब्रा में करते हो, जैसा जैसा आप नंबर के साथ करते हो, वैसा वैसा आप इंटरनल के साथ कर सकते हो। सर मतलब कहने का मतलब ये है, मेरे पास एक सिस्टम है, इसकी एनर्जी E1 है,
मेरे पास एक सिस्टम है, इसकी एनर्जी E2 है, आप नहीं जानते E1 कितनी है, आप नहीं जानते E2 कितनी है, लेकिन आपके लॉजिक ये कहते हैं सर अगर दोनों को मिलाओगे तो पक्की बात है दोनों की जो इंटरनल एनर्जी E1 प्लस E2 होगा। सर ऐसा हम क्यों कह पाए? क्योंकि हम जान पाए कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जिस दिन हम जान गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उस दिन हमने अलजेब्रा के सारे नियम ठोक डाले। इंटरनल एनर्जी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है क्योंकि किसी सिस्टम का है। आप सबको मैं बता दूं, जो आइडियल गैस होती है, मैं रियल गैस नहीं बोल रहा हूं, मैं गैस नहीं बोल रहा हूं, मैं आइडियल गैस बोल रहा हूं। जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी केवल 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 टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सर आपने हमें केवल आइडियल गैस क्यों बताया? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गैसियस, केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स, तो गैसेस का जिक्र बार बार आएगा, और खास करके जब आइडियल गैस आ जाएगा तो समझ जाना कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप सिस्टम मान लो, एक आइडियल गैस का सिस्टम है, आप इस सिस्टम में जो चाहे वो कर दो, जो चाहे वो कर दो, कंप्रेस कर दो, एक्सपांड कर दो, फलाना ढिमकाना जो करना वो कर दो, पर अगर इसका टेम्परेचर आपने नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। मतलब अगर कभी आइसोथर्मल प्रोसेस किया, मतलब पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर बदला, वॉल्यूम बदला, फलाना ढिमकाना जो बदलना वो बदला, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका ई कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू 0, डेल्टा ई में चेंज नहीं होगा। ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर रियल गैस। इंटरनल एनर्जी सभी एनर्जी का समेशन होता है। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें अलजेब्रा के सारे नियम चलते हैं। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, जिसके बारे में फिजिक्स में आप लोग केटीजी थ्योरी में पढ़ोगे, डिटेल में आएगा। एक न्यूमेरिकल कराने के चक्कर में मैं ये फॉर्मूला आपको बताता हूं क्योंकि अभी आपका फिजिक्स में नहीं हुआ है। केटीजी थ्योरी में मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक का डिटेल डेरिवेशन आता है। अभी मैं बता रहा हूं कि मोनो एटॉमिक गैस का एक मोल का जो इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT, 3/2 RT, राइट। अभी फिलहाल इसे याद रखेंगे, ऐसा होता है। 2 मिनट और लूंगा मैं। मैंने कहा जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ऐसा कैसे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, दैट इज फ्लॉट। मैं जितने भी लॉज आपसे डिस्कस करूंगा थर्मोडायनेमिक्स के, वो सारे के सारे लॉज इंसानी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, उनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं प्रूव दैट 2 + 2 = 4, आप इसे प्रूव नहीं कर सकते, आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। सर 2 और 2 4 ही तो होता है। सर मैं बोलूं नहीं, प्रूफ करके बताओ, ये प्रूफ नहीं होगा, ये मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, दिस इज नॉट प्रूफ। जितने भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में लॉज पढ़ते हैं वो सारे के सारे लॉज ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। चाहे फर्स्ट लॉ हो, चाहे सेकंड लॉ हो, चाहे थर्ड लॉ हो, चाहे जीरोथ लॉ हो, आप हमसे प्रूफ नहीं पूछोगे, हमसे फील पूछोगे। फील मिलेगा, प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लॉज बेस्ड ही फील पे है, बेस्ड ही एक्सपीरियंस पे। उसमें जो सबसे पहला लॉ है उसका नाम है फ्लॉट, बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो कहता है देखो भैया सारा खेल एनर्जी का है। हमने कहा सही बात। बोले सारा खेल एनर्जी का है। मान लो हमारे सामने एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। मैंने कहा सही है, कभी ई बोल दे कभी यू बोल दे चलेगा। मान लेते हैं हमारे सामने एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। E1 को कैलकुलेट नहीं कर सकते, सच है, लेकिन हम इस सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं। मैंने कहा दे सकते हैं। सिस्टम को एनर्जी कैसे दे सकते हैं? बोले 2 तरीके से, एक हीट दूसरा वर्क। हमने इस सिस्टम को हीट देकर एनर्जी दिया। जब हमने सिस्टम को हीट देकर एनर्जी दिया तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। पहले कितनी थी E1 हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि अब पक्का जो हमें नहीं पता में क्यों जुड़ गया होगा।
उसी प्रकार से हमने इसे एनर्जी और दे दिया वर्क के तरीके से। सर कोई जरूरी है दोनों दे? कोई जरूरी नहीं, हम मान के चल रहे जितनी एनर्जी देनी हमें आती है हमने सब दे दी। हमने उसे हीट दे दिया, हमने उसे वर्क कर दिया, वर्क कर दिया तो सिस्टम को एनर्जी मिली। ये भी ऑन द सिस्टम है, ये भी ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है मतलब सिस्टम को एनर्जी मिली। सिस्टम को एनर्जी मिली तो जितनी पहले थी, पहले कितनी थी E1+Q, उसमें और एनर्जी जुड़ गई, हाँ जुड़ गई, कितनी W। हम मान के चल रहे हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। हम मान के चल रहे हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मान के चल रहे हैं जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। हम मान के चल रहे हैं जितनी एनर्जी दे रहे हैं पूरे सिस्टम को मिल रही है। पहले उस सिस्टम की अपनी टोटल एनर्जी कितनी थी E1, अभी अपनी टोटल एनर्जी कितनी है E2। इंटरनल एनर्जी हमें पता है? नहीं पता है। E1 हमें पता है? नहीं पता है। E2 में पता है? नहीं पता है, क्योंकि इसमें न जाने कैसी कैसी एनर्जी है जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होगा। अभी गॉड पार्टिकल आया है, क्या पता और न जाने क्या क्या खोजना बाकी हो। E1 cannot be calculated, E2 cannot be calculated, but one thing I'm sure that E2 is equal to E1 plus Q plus W। मतलब हम E1 को इधर ले आए बच्चों तो हम लिख सकते हैं one thing I'm sure what E2 minus E1 बराबर Q plus W। E2 माइनस E1 ही तो डेल्टा E है। हम E को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, फील के बेसिस पे हम कह सकते हैं डेल्टा E बराबर Q प्लस W। Q को कैलकुलेट कर सकते हैं भैया, W को कैलकुलेट कर सकते हैं भैया। अभी आप सवाल करके ऑन पेपर कैलकुलेट कर रहे थे यार, आप क्या बातें कर रहे हो? कुछ देर पहले आप वर्क डन बता रहे थे, नहीं बता रहे थे? वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है, हीट को कैलकुलेट किया जा सकता है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, चेंज कैलकुलेट होगा, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था, जो हीट और वर्क है ये दोनों ही पाथ फंक्शन है, लेकिन हीट और वर्क का जो समेशन इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। कुछ बच्चे यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, अरे सर ने बताया पाथ फंक्शन प्लस पाथ फंक्शन बराबर स्टेट फंक्शन होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बताया, ये तुक्के की बात है, ये लक की बात है, ये कोइंसिडेंस की बात है कि पाथ प्लस पाथ स्टेट हो रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पाथ प्लस पाथ हमेशा स्टेट होता है, ऐसा नियम मत बना लेना। आधे बच्चे बना लेते हैं, आप न बना लेना। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव बराबर इंटेंसिव का नियम बताया तो वो है, पाथ प्लस पाथ बराबर स्टेट नहीं होता, वो तो यहां है, तो तुक्के की बात है। हो गया तो हो गया, हीट और वर्क पाथ फंक्शन है पर इंटरनल स्टेट फंक्शन है। क्लियर? हम ई की मदद से, सॉरी, हम ई को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्लॉट दैट इज फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मदद से हम डेल्टा ई को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे सामने आ चुका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां से खेल शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में। अभी टाइम हो चुका है तो आज इतना ही करते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जितना कुछ यहां लिखा है इसे एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। जितना कुछ यहाँ जो बच्चे मुझसे भी पूछ रहे थे ना पिछला सवाल वगैरह, वो अभी तुरंत कॉल करके पूछो बेटा, तुरंत कॉल करके, अभी ब्रेक है, मुझसे कॉल करके पूछ लो। हर्षित, जो भी बच्चे थे बीच में कुछ पूछ रहे पिछले सवाल में सब कुछ डाउट था, वो अभी मुझसे पूछ रहे बेटा, अभी पूछ रहे, राइट? हाँ, जिन बच्चों को था, मैं क्लास का हैंडआउट बना देता हूँ। हाँ, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है यार, सुनोगे तो आएगा, है ना? किसी बच्चे ने कुछ बोला था, मुझे बोला कि सर मैंने पहले लिखा था, वो बाद में क्लियर हो गया। जस्ट लिसन केयरफुली बेटा, वी नो योर डाउट यार, मुझे पता आप क्या डाउट पूछते हैं, क्यों लोड ले रहे हो, बस आप सुना करो ध्यान से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूं और हैंडआउट आपको लिंक पे दे दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।
आप सबके सामने एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। यही हैंडआउट आपको लिंक पे मिलेगा। आदिल इमरान, हीट एंड वर्क को ऐड कैसे कर सकते हैं? आदिल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऑनलाइन हो क्या? 20 जूल प्लस 30 जूल कितना होगा? 20 जूल प्लस 30 जूल कितना होगा? आदिल आंसर दो, 20 जूल प्लस 30 जूल कितना होगा? 50। क्यों जोड़ क्यों दिया आपने? ऐड क्यों किया आदिल? किसी ने बोला क्या ऐड करने के लिए? कि कैसे आपने ऐड किया? कहां से आया? अंदर से आया कि नहीं आया? अरे दोनों एनर्जी है ना बेटा, तो एनर्जी एनर्जी ऐड हो गई। हीट भी एनर्जी है, वर्क भी है, तो एनर्जी एनर्जी का एक रूप है, तो ऐड हो गया। अमित राजपूत, आदिल सोचो मैंने क्या बोला? अमित राजपूत, ये कैसे पता चला कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है? ऑनलाइन हो क्या अमित? अमित डाउट पूछ के भाग गया बेटा? अच्छा ठीक है, हो ऑनलाइन हो। अमित सुनो ना, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन में जाओ। सभी प्रकार की एनर्जी का समेशन है। मतलब पल भर के लिए मान लो, पल भर के लिए मान लो एक सिस्टम के अंदर दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल है, काइनेटिक और कुछ है ही नहीं, मान लो आसान समझने के लिए। दो एनर्जी है, एक है पोटेंशियल, दूसरी है काइनेटिक, राइट? अब आपने उसके अंदर 3-5 प्रोसेस कर दिए, फलाना ढिमकाना कर दिए। मुझे क्या मतलब आपने क्या किया? मुझे तो इससे मतलब है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन कह रही सभी एनर्जी का समेशन। तो एनर्जी से मतलब है, कैसे आया से मतलब थोड़ी है। एनर्जी 5 है कि 10 है उससे मतलब है, किस रास्ते से 5 आता है उससे मतलब नहीं है, किस रास्ते से 10 आता है उससे मतलब नहीं है। मुझे तो आप ये बताओ एनर्जी 10 है कि 5 है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी? द टोटल समेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर रास्ता बदलेंगे तो इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, तो उसे मैं ऐसे कहूंगा, बेटा रास्ता बदल दिया, पाथ बदल दिया, तो जो इंटरनल एनर्जी आई है वो नए सिस्टम की आई है। किसी एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है समेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अपने को एनर्जी के मैग्नीट्यूड से मतलब है, अपने को इससे मतलब नहीं है कि वो एनर्जी कैसे आई। अमित, इसी वजह से वो एक स्टेट फंक्शन है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप भी ब्रेक ले लें, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक ले लूं। थैंक यू सो मच बच्चों।